हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो देखो यार, जैसे हम किसी न्यू क्लास में पहुंचते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल पहले से। क्यों? क्योंकि हमको अपने फाइनल एग्जाम में चाहिए बहुत अच्छे मार्क्स। पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, है ना। और उसके बाद जब अपने एग्जाम में बैठते हैं, फाइनल एग्जाम में बैठते हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल अच्छे से नॉलेज गेन करी है, हार्ड वर्क किया है, तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हमें आता है ना। हम पूरे के पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं और दिमाग में ये होता है हमारे कि यार 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए हैं तो 99 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, 97 आ जाएंगे, इससे कम क्या ही आएगा, है ना। 97 का सोच के आते हैं कि इससे कम तो आ ही नहीं सकता। बट जब हमारे हाथ में हमारा रिजल्ट आता है तो पता चलता है यार 86 मार्क्स आ रहे हैं, 87 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या उस बच्चे की नॉलेज में कोई कसर रह गई? तब आंसर इज नो। पूरे साल उसने मेहनत करी है, एक एक चीज पूछ लो, ओरली उसको सब कुछ आता है, तो यहां तो दिक्कत नहीं है। क्या उस बच्चे के आंसर में दिक्कत है? बहुत ध्यान से सुनना, क्या उस बच्चे के आंसर में दिक्कत है? द आंसर इज नो। उस बच्चे को पता है कि क्या लिखना है, पता है उसे बात। तो दिक्कत कहां रह गई? दिक्कत रह गई कि उसे ये नहीं पता कि आंसर को कैसे लिखना है। उसे ये तो पता है क्या लिखना है, बट ये नहीं पता कैसे लिखना है। उनको ये नहीं पता कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। ये बात है ना, बच्चों को बहुत बड़ी सी लगती है। सर क्या बोल रहे हो सर, कोई क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, लिख देंगे, है ना, मिल जाएंगे हमें फुल मार्क्स। इतना सिंपल नहीं होता ना। अगर इतना सिंपल होता तो हर बच्चा जो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आता उसके 100 मार्क्स आते, बट ऐसा नहीं होता। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हैं और उनके 100 मार्क्स आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। नॉलेज होना अलग बात होती है और नॉलेज को प्रेजेंट करना अलग बात होती है ना। टीचर को तो नहीं पता ना कि आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है। वो टीचर आपसे ओरली पूछ रही होती तो बात अलग है, बट आपको टीचर आपकी शीट से जज कर रही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी शीट में आंसर का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। वैसे तो मैं बता दूं, ये वीडियो हर क्लास के बच्चे के लिए, 8th 9th 10th 11th 12th, बट खासकर ये वीडियो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप 8th में 9th में 11th में होते हो ना, तो कभी कभार क्या होती है, टीचर आपकी इमेज के साथ आपकी शीट चेक करती है। मतलब जैसे कि मान लो मैं 9th क्लास में हूँ और मैंने कोई मतलब टेस्ट वगैरह दिया है या एग्जाम वगैरह दिया है और टीचर के पास पहुंचता है, तो टीचर जो स्कूल की टीचर होती है वही चेक करती है, जो पढ़ाती है वही टीचर जो है वो चेक करती है। ज़्यादातर यही होता है मैक्सिमम स्कूल में। अब मान लो वो चेक कर रही है तो उनको पता है यार ये भरत ने लिखा हुआ है, ये अच्छा पढ़ता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अच्छा बच्चा है ये। और अगर किसी क्वेश्चन में 4 मार्क्स देने होंगे तब भी टीचर मेरे को 5 मार्क्स दे देगी, क्योंकि पता है कि यार अच्छा बच्चा है, वो आगे थोड़ी मेहनत करेगा तो 5 मार्क्स भी आएगा। बट ऐसा तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे ना ही सोचे तो अच्छा है, ठीक है। ऐसा सोचना पाप है बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका स्कूल में टेस्ट मतलब जो है वो पेपर वगैरह चेक नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, चांस ही नहीं है। और जो आपका शीट चेक कर रहा है टीचर, ठीक है, जो भी आपकी टीचर चेक कर रही है आपकी शीट, वो आपको जानती नहीं है, आपका फेस कभी नहीं देखा, तो वो आपको पूरा का पूरा आपकी शीट से जज करती है, ठीक है। तो आपने अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रखा है उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। एक बात मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, मान लो, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपने अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं, एक क्वेश्चन में आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रखी है ना, तो टीचर आपको मार्क्स दे देगी उस क्वेश्चन में भी। ये मैं बात आपको गारंटी से बता रहा हूँ, अगर आपकी बाकी क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन अच्छी हुई तो, ठीक है। वैसे तो ये भी बात सुन लो आप कि बोर्ड एग्जाम में है ना, हर टीचर यही सोचती है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि उनको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट फिर भी आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन तो A1 होनी चाहिए। ओके, चलो जी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अपना बोर्ड एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या मिस्टेक है जो आप करते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर या एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त जो आपको नहीं करनी चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ आपको। देखो यार, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि जो भी टीचर बोर्ड एग्जाम में, लेट्स अज्यूम हम बोर्ड एग्जाम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो आपने बोर्ड एग्जाम दिया तो टीचर के पास आपकी शीट चेक होने के लिए गई। तो पहली बात तो ये है कि टीचर के पास सिर्फ आपकी शीट नहीं है चेक करने के लिए, हजारों शीट है उनके पास, बिल्कुल बंडल टू बंडल होते हैं पड़े हुए, और वो उनको चेक करने होते हैं, है ना। अब टीचर के लिए आप जितना सिंपल अपना पेपर बनाओगे ना, मतलब टीचर को बिल्कुल भी आपको कष्ट नहीं देना। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, जितना आप टीचर को कष्ट दोगे ना, टीचर आपके मार्क्स में उतने ही आपको कष्ट देगा। आपको बहुत ही सिंपल बना देना है टीचर के लिए, ताकि आपका टीचर जो हो, जो भी आपका एग्जामिनर हो, जो भी आपकी शीट चेक कर रहा हो, वो बहुत ईजिली आपके पेपर को चेक कर सके, ठीक है। आप जितना आपके टीचर मतलब जो भी चेक कर रहा है, जितना उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा ना, उतना ही समझ लो आपके मार्क्स पे भी प्रेशर पड़ने वाला है ना। अभी मैं क्या कह रहा हूं ये बात आपको समझ आएगी, ठीक है। मैं अभी बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट ही बताऊंगा, और खासकर मैं आपको 2 शीट दिखाऊंगा
कि आप कभी कभार बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर देखो मैंने सेम आंसर लिखा हुआ, उसने वर्ड टू वर्ड सब कुछ सेम है, पर उसको ज्यादा मार्क्स मिल गए, मेरे को कम, ऐसा क्यों? उस चीज का भी मैं आपको आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। चलो जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं पहली चीज आपको बताने वाला हूँ जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी। पहली चीज तो ये है कि डोंट जंबल क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन एंड मेंशन सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बात बोली थी कि आपकी जो शीट चेक करने वाला है वो एक ह्यूमन है, टीचर है आपका। तो आपको क्या करना है, सेक्शन पे जंबल नहीं करना, क्वेश्चन पे जंबल नहीं करना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो आपके पास दो शीट है, एक ये शीट है, एक ये शीट है। एक बच्चे ने क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता उसको तो उसने स्पेस छोड़ा हुआ है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का नहीं आता, उसने स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। और एक दूसरा बच्चा है कि उसने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट ऐसे ही उसने सारे के सारे कर रखे, जो नहीं आता उसने स्पेस छोड़ा हुआ है। और ये दूसरा जो हमारा बच्चा है, ये पहली शीट है, ये दूसरी शीट है। जो दूसरे शीट वाले बच्चे हैं उन्होंने क्या कर रखा है, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, आंसर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया जिसका नंबर है 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर 28 पे आ गए। फिर उन्होंने अटेम्प्ट किया 16वां या 15वां, फिर उसके बाद किया छठा क्वेश्चन। आंसर वो सारे के सारे लिख रहे हैं, सबके आंसर लिख रहे हैं, बट ऐसे वो जंबल कर रहे हैं। आप बताओ कि अगर मैं आपको शीट चेक करने के लिए दूं तो कौन सी शीट चेक करना आप ज्यादा पसंद करोगे? कौन सी शीट ऐसी है जिसको चेक करना थोड़ा सा आसान रहेगा टीचर के लिए? ऑब्वियस सी बात है शीट नंबर 1। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में उतार रखे हैं, बहुत सीक्वेंस में उतार रखे हैं, बहुत ईजी रहेगा टीचर के लिए चेक करना। अब जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, फिर 27 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो टीचर पेज पलटेगा क्वेश्चन पेपर की। अब वो सुपर ह्यूमन तो है नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन उसको दिमाग में आ तो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो शीट पलट के देखेगा कि यार क्वेश्चन क्या था, फिर चेक करेगा कि जी सही लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। फिर पता चलेगा 8th क्वेश्चन है, फिर उसमें 28 क्वेश्चन है, फिर वो उसी सेक्शन में देखेगा। फिर पता चलेगा बिल्कुल 15वां क्वेश्चन है, फिर वो सेक्शन बी खोल के देखेगा। तो टीचर के दिमाग पे बर्डन पड़ेगा ना, फिर अल्टीमेटली मतलब फिर जानबूझ के टीचर गलतियां ढूंढने की कोशिश करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो शीट जो है वो जो 3 मिनट में चेक होनी चाहिए थी, अब वो 5 मिनट में चेक हो रही है। तो टीचर भी फिर इसका गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेगी ना, है ना। तो इसीलिए आप बिल्कुल सिंपल पेपर रखो, स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग लाइन वाइज सारे के सारे क्वेश्चन करते जाओ, जो नहीं आता उसका स्पेस छोड़ दो। अब इसमें भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मान लो हमें क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, फिर क्या करें हम? पूरा स्पेस ही छोड़ दे क्या? और कोई काम नहीं है हमारा? देखो अगर ऐसा आपके साथ होता है कि मान लो आपको सेक्शन नंबर 1 से एक भी क्वेश्चन नहीं आता या एक ही क्वेश्चन आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर सेक्शन बी लिखो, सेक्शन बी के सारे आते हैं तो सेक्शन बी लिखो और सेक्शन बी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन जंबल करने से अच्छा है कि सेक्शन टू सेक्शन जंबल कर लो, ये ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। और ऊपर सेक्शन आप मेंशन कर देना, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बट आप बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन जंबल करोगे ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा टीचर के लिए आपकी शीट को चेक करना, फिर अल्टीमेटली रिजल्ट आपको खराब ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए जंबल वगैरह मत करो, स्पेस छोड़ दो। क्योंकि देखो अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, और आपको लगता है कि यार मैं बनाकर लिखूंगा इसका आंसर, तो अगर आप बनाकर लिखते हो तो आपको कम से कम इतना तो पता होता है कि यार मैं बनाकर लिखूंगा तो मैं कितना स्पेस जो है मेरे को चाहिए होगा। यानी अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे को कितनी लाइनों में इसका आंसर लिखना है, मैं कितनी लाइनों में इसका आंसर बना के लिख सकता हूँ, ये दिमाग में कहीं ना कहीं बच्चे के होता है। तो आप स्पेस छोड़ के लिखो, वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। मैंने बोला ना टीचर के लिए सिंपल बनाना है आपको, आपके लिए शायद ये सिंपल हो। आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, फिर 27 आता है, फिर 28 आता है, फिर 15 आता है, ये आपको सिंपल लग रहा होगा, बट टीचर के लिए सिंपल यही है, ये वाला, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, स्पेस छूटा हुआ है, अब मान लो इसको भी अगर मान लो जैसे इसने सारे अटेम्प्ट किए हुए हैं, उसके बाद उसने छोड़ दिया, बाकी जो भी नहीं आते थे वो करे ही नहीं इसने, बट इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर लिख के छोड़ दिया। इसके देखो फायदे होते हैं, मैं आपको बता दूं, टीचर के दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ता, और टीचर को लगता है कि बच्चा सिंसियर है, कम से कम उसे ये तो पता है कि आंसर मतलब अपने बोर्ड एग्जाम में अपने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी तो सिंसियरिटी है कम से कम उस बच्चे को, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट चीज है कि जी राइट आंसर इन दी पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये जो लिखा हुआ है ना और ये जो लिखा हुआ है, दोनों की दोनों सेम आंसर है, सेम आंसर है। अच्छा एक चीज मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि टीचर के पास क्या होता है, पूरा का पूरा आंसर नहीं लिखा हुआ होता, टीचर को मिलती है की के अंदर है ना कुछ वर्ड होते हैं। जैसे ही मान लो ये क्वेश्चन है कि गांधी जी इंडिया में आने के बाद कहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, तो इस की में पता है क्या लिखा होगा, इस की में लिखा होगा कि चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। ज्यादा से ज्यादा उसके ईयर भी लिखे होंगे कि 1917 में हुआ था, या 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था, ठीक है। अब टीचर क्या करती है, देखना स्टार्ट कर दी, जो चंपारण का लिखा हुआ है, ये देखा, ये वाला, ये मिल गया चंपारण। उसके बाद खेड़ा, खेड़ा कहाँ पर है, मैंने लिखा मेरे को ये लाते को खेड़ा। उसके बाद टीचर चेक कर दिया जी कहाँ गया, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ये मिल गया अहमदाबाद।
तो टीचर को टाइम लगा ना ढूंढने में। यहाँ देखो कितना सिंपल है, सीधा पॉइंट बना के चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, दिक्कत ही खत्म, दिक्कत ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वर्ड टू वर्ड ये वाला यहां से चेक करोगे ना, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, दोनों में बिल्कुल सेम वर्ड यूज किया है मैंने, बट फिर भी ये वाला फॉर्मेशन जो है इसका प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसने टीचर के लिए सिंपल बना दिया, अब टीचर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? ये बात आई होप आपको पता चल गई। और इससे एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि बिल्कुल जो इंट्रोडक्शन वाली लाइन होती है ना वो आपको जरूर लिखनी है। जैसे इसमें देखो मैंने लिखा है ना कि आफ्टर अराइविंग फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 3 प्लेसेस। तो मान लो आपको फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पूछा जाता है, तो अब डायरेक्टली ऐसे मत लिखो कि जी पहला पॉइंट फीचर ये वाला है कि पॉलिटिकल पार्टी होती है फिर फीचर लिख लो, ऐसे मत करो। ऊपर पॉइंट लिख दो कि फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर गिवन बिलो। ये जो इंट्रोडक्शन वाली लाइन है ना ये थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो ये आपको जरूर लिखनी है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो कि पॉइंट्स लिखते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जिसको आप पैराग्राफ में ही लिख सकते हो। हर क्वेश्चन जो पैराग्राफ में लिखा जा सकता है ना वो पॉइंट में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वीडियो मैंने इसलिए पहले बनाई है ताकि आप थोड़ा सा देख सको कि हाँ यार अगर कोई पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है तो इसको मैं पॉइंट में कैसे लिख सकता हूँ, ये बात आपको थोड़ी सी पहले ही पता चल जाए। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और भी इसमें कुछ चीजें आप नोटिस कर रहे होगे अंडरलाइन वगैरह, और वही है हमारा सेकंड पॉइंट कि यूज सब हेडिंग एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स फैक्ट्स एंड एटसेट्रा। ऑल दो फैक्ट्स और डेट्स के बारे में मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और अलग बताऊंगा, बट सबसे पहले तो देखो यही सेम ही क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सब हेडिंग बनाओ। अच्छा सब हेडिंग क्या होता है? सब हेडिंग जैसे कि देखो मान लो कोई क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, जैसे कि मान लो आपको रॉल अटैक सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है, तो रॉल अटैक सत्याग्रह के बारे में पहली हेडिंग तो रॉल अटैक ही बन गया, ठीक है, यही बन गया। दूसरी हेडिंग अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो जलियांवाला बाग भी आप एक्सप्लेन करोगे, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये सेकंड हेडिंग बन गया, सब हेडिंग बन गया, है ना। मैंने क्या बताया, टीचर के पास की होती है, पूरा आंसर नहीं लिखा होता, तो टीचर देखेगी कि हाँ यार जलियांवाला बाग एक्सप्लेन कर रखा है, रॉल अटैक एक्सप्लेन कर रखा है, बढ़िया है। इस क्वेश्चन में देखो आप टीचर को मैंने क्या बोला था, 3 मेन हेडिंग, मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 मेन हेडिंग जो है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, तो टीचर देखेगी यार ये लिखा खेड़ा सत्याग्रह, ये लिखा जी चंपारण सत्याग्रह और ये लिखा अहमदाबाद सत्याग्रह, है ना। अब क्यों करा है फिर भी टीचर देखेगी कि ये सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों क्यों किए थे, फिर इसका रीजन ढूंढेगी। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने पहले तो अंडरलाइन कर दिया, सब हेडिंग बना दी इसकी, है ना, तो टीचर के लिए आधी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई। और दूसरी बात है कि आपने अंडरलाइन भी कर दिया, अंडरलाइन आपने ये देखो ये कॉज अंडरलाइन कर दिया कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह क्यों किया था और गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह क्यों किया था, है ना। काम आसान हो गया ना टीचर का। तो इसलिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपको क्या करना है, वर्ड को अंडरलाइन करना है। कभी कभार कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या पूरा का पूरा अंडरलाइन कर दे? द आंसर इज नहीं। अब सुनो क्या अंडरलाइन करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो चीज आपको ऐसी लगती है कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ये चीजें हैं जो शायद टीचर की में भी हो सकती है, तो उन चीजों को आपको अंडरलाइन करना है। आपने जब ये क्वेश्चन देखा कि गांधी जी इंडिया में लौटने के बाद सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ कहाँ किया, तो 3 वर्ड आपके दिमाग में आता है, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, तो इनको तो अंडरलाइन करना ही करना है। अगर आपको कभी लगे ना कि आप ज्यादा अंडरलाइन कर ले, तो सबसे पहले इन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लगता है कि में हो सकती है, उनको पहले अंडरलाइन करना शुरू करो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेट्स को, फैक्ट्स को, इन सारी चीजों को अंडरलाइन करना है। ज्यादा अंडरलाइन करने से बचो, ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन कर रहे हो, पूरा पॉइंट ही अंडरलाइन कर रहे हो, ये चीजें नहीं, इतना भी नहीं करना आपको। पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ जी ये चीज जो है वो की में हो सकती है, उसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट डेट और फैक्ट से रिलेटेड एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, कि यूज फैक्ट इफ यू आर 100% श्योर अबाउट इट, ठीक है। देखो कभी कभार क्या होता है कि हमें ना डेट में कंफ्यूजन हो जाती है, ऑल देखो ये चीज जो है बहुत खतरनाक होती है, मैं आपको बता दूं, डेट में कभी कंफ्यूजन मत छोड़ो। ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर के अंदर 20 या 30 डेट होगी, प्लीज उसको याद कर लो, एक पेज पे लिख लो, घर पे चिपका लो, आराम से डेली उठते बैठते उसको रीड करते रहा करो, आराम से हो जाएगी। बट मान लो एग्जाम के अंदर हो गई ऐसी कंफ्यूजन, क्या करें फिर? मान लो देखो पहली बात तो अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो, अगर आप 90% और 10% में कंफ्यूज हो ना, मतलब आपको लगता है कि जी 90% मान लो इसका 1918 होगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, मान लो अहमदाबाद सत्याग्रह का पूछा 1918 लग रहा है आपको, और यहाँ और 10% लग रहा है 1919, तो आप 1990 की तरफ जा सकते हो, मतलब 1918 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें 90% आपको लग रहा है। ऑल दो अगर इसमें आंसर गलत भी होगा ना तो भी आपका 90% जो है आपको लगेगा कि हाँ यार आपने बिल्कुल सोच समझ के जवाब दिया था। तो ज्यादा आंसर उसको ही मतलब आप प्रायोरिटी दिया करो जिसको आपको ज्यादा चांस लग रहा हो, 90% चांस लग रहा हो। बट मान लो आप बहुत ही कंफ्यूज हो, 50-50% कंफ्यूज हो, मैं आपको समझाता हूँ।
मान लो आप कंफ्यूज हो कि जी यार ये साइमन कमीशन कब आया था, 1926 में आया था, 1927 में आया था, 1928 कब आया था, ये कंफ्यूज हो गया। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो ये साइमन कमीशन कब आया था, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको याद रहना चाहिए, आपके आंसर पे 4 चांद लगा देगा अगर आपने फैक्ट अच्छे से लर्न कर रखा है तो। अगर मान लो आपको ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। आप क्या लिखो, आप लिखो लेट 1920s, यहां पर आप सेफ खेल गए, ठीक है। अब टीचर आपका आंसर काट भी नहीं सकती, है ना, टीचर को ये भी नहीं, अब देखो आपने लिखा नेट 1920 यानी 25 से लेकर 30 तक के बीच में हो सकता है, लेट 1920 तो यही होता है। अब टीचर को देखो इतना तो पता है कि बच्चा मतलब ये वर्ड है ना, ये लेट 1920 है, टीचर कट नहीं कर सकती। बट अगर आपने डेट लिखी होगी गलत, मान लो आपने लिख दिया 1925 है, तो ये डेट जो है पूरी की पूरी कट सकती है, बट यहां पर टीचर काट ही नहीं सकती इसको। क्यों? क्योंकि एक तरह से सही लिखा आपने, ऑल दो थोड़ा सा आपने ऊपर नीचे कर दिया है ना, थोड़ा सा स्मार्टली खेला आपने, बट आपने इसको गलत नहीं लिखा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। को फैक्ट को यूज करना है ना, तो वो भी दिमाग से यूज करना है। पहली बात तो आप 100% श्योर ही रहो किसी भी फैक्ट के बारे में। प्लीज फैक्ट वगैरह डेट वगैरह ये आप अलग से पेज पे लिख के रखो, वो ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, ठीक है, वो मैं सारे के सारे यहीं पर डालता हूँ। अगर आप 9th में और 10th क्लास में हो तो मैं आपको बता दूं कि इस 9th का अलग से मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। अगर आप 10th में हो तो मेन पॉइंट स्टडी 10th के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। 9700 से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो आप भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं यहीं पर अपलोड करता हूँ, और इसका अपडेट भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ओके, और ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 9th में हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम के हो आप, और आपको नोट्स वगैरह चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, नोट्स की डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। डोंट वरी, बिल्कुल फ्री है, कुछ पे करना नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल फ्री नोट्स है ये एकदम, ठीक है। अच्छा, नोट्स फ्री बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब फ्री समझो आपके जी फ्री का माल है, खराब ही होगा, ऐसा ही होगा, है ना। बहुत बार हमें लगता है कि फ्री में दे रहे हैं तो ऐसा ही होगा, ठीक है। फ्री में मैं आपकी हेल्प करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, अगर आपको कोई पैसे लेकर भी नोट्स दे रहा होगा ना, उसके नोट्स लेकर इस वाले नोट्स को कंपेयर कर लेना, ये नोट्स आपको बेटर ही मिलेंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि सर अपने नोट्स को आप अच्छा बोल रहे हो, दूसरे के नोट्स को खराब बोल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक टीचर बेस्ट होता है। बस मैं वो बता रहा हूँ जो आपके लिए अच्छा है, कहीं पर पैसे देने से अच्छा है पहले आप देख लो कि आपको मिल क्या रहा है, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। वैसे तो देखो ये नोट्स मैं एकदम फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, बट इसकी सर्वर की कॉस्ट है, जो कि अभी तक तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, बाद में पता नहीं मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि बढ़ती जा रही है कॉस्ट जैसे जैसे मैं इस पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने पेमेंट वगैरह के ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वर्क अच्छा है, नोट्स अच्छे हैं, मेरी हेल्प हो रही है और मेरे को करना चाहिए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता, मतलब नहीं है, मतलब इतना फाइनेंशियली मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप कितना भी पे कर सकते हो, मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आपको लगता है नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऐड मिलेगी, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा, ठीक है। बट आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ, वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा है सपोर्ट, ठीक है। और बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया, बाकी हमारा ये यूट्यूब चैनल आई होगा, आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, ये मेरा ब्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और भरत कुमार खोरवाल, ये गेमिंग से रिलेटेड चैनल है। सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है मेन पॉइंट टेक का। इन चारों के चारों चैनल को आप सब्सक्राइब करो ना करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चैनल की, इसको भी सब्सक्राइब करो ना करो कोई बात नहीं, बट इस चैनल की वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने बेसिकली मेन पॉइंट टेक का चैनल उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स से मांगना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कि हम पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में सैम्पल पेपर परचेज नहीं किया, ठीक है। मेरे को जो भी सैम्पल पेपर मिले हैं ना, यहाँ तो मेरे को किसी टीचर ने दिया है, ठीक है, या मेरे को किसी फ्रेंड वगैरह ने दिया, मैंने कभी भी सैम्पल पेपर परचेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे को पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। ऑल्दो मैं मांगता, ऐसा नहीं है कि मेरे को देते नहीं, वो मेरे को मिल जाते बहुत प्यार से, बट अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने सैम्पल पेपर कभी परचेज नहीं किया। मेरे को लगा यार ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अर्न करना चाहता है, जिसको पैसे की दिक्कत नहीं भी है, फिर भी वो अर्न करना चाहता है, उसे लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो आप इस चैनल पे जा सकते हो। मैंने वीडियो वगैरह अपलोड कर रखी है, आपने अपनी जर्नी वगैरह शुरू करो, ठीक है। मैंने 28-29 वीडियो डाल रखे हैं, और इस पर 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, बाकी अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि डोंट राइट मोर देन रिक्वायर्ड एंड डोंट स्क्रिबल द रॉन्ग वर्ड और लाइन। पहले तो फर्स्ट वाली पॉइंट पे आ जाते हैं कि डोंट राइट मोर देन रिक्वायर्ड,
ठीक है, बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं कि वो भावनाओं में बह जाते हैं। मान लो 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट किया था ना, है ना, उसका रिएक्शन क्या था शहरों में। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। अब बच्चे को पता नहीं है, बच्चे ने नहीं देखा कि 5 नंबर का 2 नंबर का है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया। बच्चे ने जो पूरा याद कर रखा था कि जी पिकेटिंग हुई थी, बॉयकॉट किया था, ये किया था, वो किया था, ये स्लो डाउन क्यों हुआ था, है ना, पूरा का पूरा लिख दिया। फिर ये भी लिख दिया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वापस क्यों, पूरा का पूरा लिख दिया। क्या ये 5, क्या उस बच्चे को 2 नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे यार। 2 नंबर तो क्या 5 नंबर का क्वेश्चन होता तब भी मिल जाते, बट उस बच्चे ने टाइम वेस्ट कर दिया अपना। क्यों? क्योंकि 2 नंबर में इतना नहीं बनता था। 2 नंबर में अगर वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत लिख कर आ जाता तो भी चलता, ठीक है। 2 नंबर में वो 3 पॉइंट में लिख कर आ जाता ना कि क्या क्या रिएक्शन आता, तब भी चलता। उस बच्चे ने पूरा का पूरा अपना टाइम वेस्ट कर दिया। इसकी वजह से जो क्वेश्चन एक्चुअल में 5 नंबर का होगा उसमें अब उस बच्चे को थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा आंसर लिखने के लिए। तो ऐसी मिस्टेक मत करना। लेट्स अज्यूम आपको आता है कि गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद कहां कहां पर सत्याग्रह किया। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, सीधा कुछ मत करो, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, ज्यादा से ज्यादा लिख दो 1917 में हुआ, 1917 में हुआ, 1918 में हुआ। इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको, ठीक है। कहीं आप ये भी लिख दो कि जी क्यों हुआ, गांधी जी लौटे कब, ठीक है, क्यों किया उन्होंने रिएक्शन, ये मत लिखो। जब आपको पता है 1 नंबर में क्वेश्चन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मार्क्स मिलेगा, तो क्यों लिखना इतना, ठीक है। तो मोर देन रिक्वायर्ड कभी भी नहीं लिखना है। भावनाओं में मत बह जाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पूरा पूरा पेपर आता है पर उनका छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा देते हैं जिसमें नहीं लगाना था, ठीक है। तो हमेशा पहले ये देखा करो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का, उसके बाद लिखा करो आंसर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे है कि डोंट स्क्रिबल रॉन्ग वर्ड। अच्छा देखो, ये वाला जो आंसर लिखा हुआ है ना और ये वाला जो आंसर लिखा हुआ है, ये दोनों आपको सेम लग रहे होंगे बट इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो ये सेम ही है, बट आपको लग रहा होगा कि सर इसमें देखो काटापिटी हो रखी है। काटापिटी इसमें भी हो रखी है। देखो अहमदाबाद है, मैंने बीच में एक लाइन का निकाल रखी है, कट कर रखा है ये, बट कट इसमें भी कर रखा है। बट ये देखो यहाँ पर कट ऐसे कर रखा है, पूरा का पूरा स्क्रिबल कर रखा है। ये है ना, बहुत गलत इंपैक्ट डालती है टीचर पे। इससे टीचर को पता चलता है कि बच्चा है ना जो है वो अपने आंसर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, तभी इसने काटापिटी करी है। काटापिटी यहाँ भी करी है, और वो टीचर जब बहुत अच्छे से नजरें डाल के देखेगी ना, तब उसको पता चलेगा कि यार अहमदाबाद पे कटिंग हो रखी है, ठीक है, बट यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है। तो इसलिए कभी भी वर्ड को स्क्रिबल मत करो। और कभी कभार बच्चे क्या होते हैं, पूरी लाइन को स्क्रिबल कर देते हैं गलत लिखा हुआ। तो यार लाइन अगर लिखी हुई है, ज्यादा से ज्यादा बीच के अंदर आप एक लाइन पे कट मार दो, बस बस, पूरा कट कट करके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा मत करो आप, ठीक है। हमेशा याद रखना है आपको कि बिल्कुल स्क्रिबल करने मत बैठ जाना आप, ठीक है। छोटी चीज लग रही होगी, बट ये जब एग्जामिनर जब चेक करता है ना, तो ये नजरें बहुत, नजरों में पहले यही चीज आती है। आपने इसको काटा क्यों? क्योंकि टीचर इसको पढ़े ना। अब टीचर आपने इतना काट दिया कि टीचर का ध्यान ही इस पे जाता है। पूरे आंसर में से यही यही चीज है, टीचर जो कटी हुई है और टीचर का ध्यान इसी पे जा रहा है। तो इसलिए ऐसी चीजों पर आप फोकस मत लाओ टीचर का। कट भी करना है तो एक कट डाल के छोड़ दो, ठीक है। चलो, अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि यूज दी एरो टू एक्सप्लेन बट डोंट डेकोरेट आंसर शीट। पहले तो डेकोरेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो 2 पेन होते हैं, एक तो ब्लू पेन होता है और एक ब्लैक होता है, ठीक है। ब्लू को आप पेपर लिखने के लिए और ब्लैक को आप अंडरलाइन करने के लिए। इससे ज्यादा कोई पेन यूज मत करो। आप रेड लेके जाओगे, पिंक लेके जाओगे, चमकीले पेन लेकर जाओगे कि जी बना दो फूल पत्तियां, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। देखो अब आप बोलोगे सर क्या मतलब है, मतलब हमें तो अपनी नॉलेज दिखानी है, हम तो आंसर सही लिख कर आ रहे हैं, है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है हम कौन सा पेन यूज कर रहे हैं। मान लो आपका इंटरव्यू है, एक बच्चा फॉर्मल पहन के मान लो आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो जॉब के लिए, एक सूट पहन के आता है, एक दूसरा घर में मतलब पजामे में आ जाता है। तो आप आपके बेशक दूसरे वाले को ज्यादा नॉलेज हो, बट आपके दिमाग में क्या रहेगा, क्या रे बच्चा सीरियस ही नहीं है, ये बंदा जो इंटरव्यू देने आ रहा है सीरियस ही नहीं है ना। इसको यही नहीं पता कि बेसिकली मतलब इंटरव्यू में आते कैसे हैं, ठीक है, क्या क्या कपड़े पहनने चाहिए, तो ये क्या इंटरव्यू देगा। तो पहले से इमेज बन जाती है। तो आप अगर चमकीले चमकीले पेन यूज कर देना, टीचर के दिमाग में इमेज बन जाती है कि ये बच्चा अपने आंसर से ज्यादा, मतलब अपने एग्जाम में इतना ज्यादा वो क्या कह सकते हो, वो नहीं है, ठीक है, सीरियस नहीं है अपने एग्जाम को लेकर। उसको ये डेकोरेशन वाली चीजों में ज्यादा सीरियसनेस लग रही है उसकी, ठीक है। तो सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाओ, ब्लैक को अंडरलाइन करने के लिए। और अगर ब्लैक ले भी नहीं जाओगे ना तो भी चलेगा, ब्लू से अंडरलाइन कर दो, बहुत है, ठीक है। और एरो बना रहे हो तो पेंसिल से, अभी एरो में बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं एरो में, बट आई होप ये बात आपको पता चल गई हो, ठीक है। तो सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन लेकर जाओ, इससे ज्यादा आपको नहीं। और फ्लूट वगैरह का यूज मत करना। कहीं आप गलतियां सही करने के लिए, वो स्क्रिबर वाला पॉइंट बताया उसको सही करने के लिए व्हाइटनर लगा दो उस पर, ऐसी चीजें सही नहीं रहती, ठीक है। चलो
अब आते हैं जी यूज एरो टू एक्सप्लेन बट डोंट डेकोरेट। पहले तो यूज एरो टू एक्सप्लेन इसका मतलब क्या है। लेट्स अज्यूम आपको लिबरलिज्म का कोई क्वेश्चन आता है और ये बोला जाता है कि लिबरल लोगों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डिमांड बताओ। आपने क्या किया, लिबरलिज्म की पहले डेफिनेशन लिखी, और जैसे कि आपको पता है कि आपको आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया लिबरलिज्म की डेफिनेशन, लिबरल को अंडरलाइन किया है ना। उसके बाद आपने पॉलिटिकल डिमांड लिखी, उसके बाद आपने इकोनॉमिकल डिमांड लिखी, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर लौटना पड़ा क्योंकि आप थोड़ा भर दिया आपने, फिर आपने सोशल डिमांड लिखी नेक्स्ट पेज पे। अब इससे दूसरा तरीका बताता हूँ सिंपल। सबसे पहले तो आप लिबरलिज्म की डेफिनेशन लिख दो एक पेज पे, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा डिमांड, डिमांड ऑफ लिबरलिज्म, एरो डाला, लिखा पॉलिटिकल डिमांड, एरो डाला, लिखा सोशल डिमांड, एरो लिखा, यहाँ डाला इकोनॉमिकल डिमांड, और फिर यहाँ पर पॉलिटिकल डिमांड लिखो, और फिर यहाँ पर इकोनॉमिकल डिमांड लिखो, फिर अगले पेज पे आप सोशल डिमांड लिखो। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो पहली बात तो ये है कि जब टीचर को क्या पता करना है, टीचर को ये पता करना है उस बच्चे को आंसर आता नहीं आता। ठीक है, अगर टीचर ने ये देखा कि हाँ यार इस बच्चे को डिमांड तो पता है कि पॉलिटिकल, लिबरलिज्म की डेफिनेशन तो आपने ऊपर लिखी थी, बाकी अगर टीचर को ये दिखता है कि यार पॉलिटिकल डिमांड, सोशल डिमांड और इकोनॉमिकल डिमांड, अगर उस बच्चे ने नाम से लिखा हुआ है और नीचे देखो एक्सप्लेन भी कर रखा है पॉलिटिकल डिमांड और इकोनॉमिकल डिमांड, इसी पेज पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ यार इस बच्चे को पॉलिटिकल और सोशल पता है और इकोनॉमिकल पता है, तो सोशल भी पता होगी, तो टीचर यहीं पर 5 मार्क्स दे देता है। ठीक है, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है, टीचर ये भी देखता है कि बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसने अच्छे से अटेम्प्ट कर रखे नहीं कर रखे। अगर बाकी उस बच्चे ने अच्छे से अटेम्प्ट कर रखे हो तभी ऐसा होगा कि टीचर को पेज पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी पेज पे आपको 5 नंबर दे देगा, और फिर वो जो आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट था, सोशल वाला पॉइंट था, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेगा। थोड़ी बहुत गलती होगी भी ना उसके अंदर, तो वो इग्नोर कर देगा और इसको काटापटी नहीं करेगा, 5 के 5 मार्क्स ही रहने देगा। बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रह जाएगी, मान लो आपने पॉलिटिकल लिखा, फिर इकोनॉमिक लिखा, सोशल में कोई दिक्कत है, अब क्योंकि टीचर को पता करना है, टीचर को तो नहीं पता कि इस बच्चे को पता भी है कि सोशल डिमांड होती है नहीं होती, टीचर ने पेज पलटा, सोशल पढ़ा, इसमें दिक्कत लगी, तो यहाँ 4.5 मार्क्स देगी टीचर। तो आपको क्या करना है, पहले ही टीचर को कॉन्फिडेंट कर देना है कि जी हाँ मैम या सर मेरे को आंसर आता है, देख लो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल नाम पता है और पॉलिटिकल, सोशल सही लिखे हैं मैंने, वो जब मैं नेक्स्ट पेज पे इकोनॉमिकल भी सही ही लिखा होगा, क्योंकि बाकी जितने भी आंसर हमने चेक करे हैं अभी तक, टीचर ने जो भी चेक करे हैं, प्रेजेंटेशन जो भी है वो A1 है, तो टीचर को लगता है कि हाँ ये भी सही होगा, तो वही 5 नंबर दे देती है। ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई। एक छोटी सी टिप मैं और देना चाहूंगा आपको, कि जब आप किसी की डेफिनेशन लिखते हो, जैसे आपने लिबरलिज्म की डेफिनेशन लिखी ना, तो लिबरलिज्म यहाँ पर लिखा है आपने, उसकी डेफिनेशन दे रहे हो तो इसको अंडरलाइन करो, ऐसे 2 एरो डालो और यहाँ से लिबरलिज्म की डेफिनेशन लिखो, यहाँ पहली लाइन हो गई और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर रहता है। थोड़ा सा देखो फ्री की शीट है, शीटें मिलेगी आपको, तो अच्छे से यूज करना है, ढंग से लिखना है आपको। ठीक है, खुला खुला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी होती है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो ठीक है, राइटिंग साफ रखो आप, और राइटिंग को साफ अगर आप जल्दी नहीं रख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, खुला खुला लिखो, थोड़ा सा इजी रहता है टीचर के लिए चेक करना, क्योंकि जितना आप बिल्कुल ही कंप्रेस करके लिखते हो टीचर के लिए चेक करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। जो भी मिस्टेक हो आपकी, जो भी आप करने वाले होंगे, आपने बहुत सारी मिस्टेक ऐसी होगी जो आपको लगता होगा कि हाँ यार सर ये मैं करता था अब मैं नहीं करूंगा, तो ऐसी अगर कोई मिस्टेक आपको लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। और साथ में हमारे डिफरेंट चैनल है, तो इनको आप देख सकते हो, मन करे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जैसे मैंने बोला वेबसाइट को आप चेक कर सकते हो, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने हर एक चैप्टर के, अगर आप 9th और 10th में पढ़ते हो तो एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो पिछले वाले एग्जाम में आ रखे हैं, उनकी भी अलग से वीडियो बना रखी है, तो इन वीडियो को देखना जो है वो आप बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप वेबसाइट पे नोट्स डाउनलोड करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो आपको अगर कोई नोट्स ना मिले तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे तो मैं सारे के सारे नोट्स अपलोड कर ही चुका हूँ, ठीक है, फिर भी आपको कोई लगता है तो आप मेरे को यहाँ बता देना, या आपको यहाँ टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।